हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? ठीक होंगे? हाँ, ठीक रहिए। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ा दिया गया था, समझा दिया गया था, लिंग वचन तथा कारक। आज उसके प्रश्न उत्तर कराता हूँ। अभ्यास कार्य भी करा चुके बुक के अंदर, किताब के अंदर, और आज जो है प्रश्न उत्तर मैं इसके कराता हूँ। तो सभी बच्चे स्वच्छ लिखें और याद भी करते रहें। तो पहला प्रश्न है हमारा, कारक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्या है प्रश्न पहला? कारक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर: कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, कारक कहलाता है। जैसे आशीष के हाथ से पेन छूट गया आदि। से, यहाँ कारक चिन्ह का लग गया से। नंबर 2, कारक के भेद लिखे। कारक के भेद लिखे। उत्तर: कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। 8 भेद हुए। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। अब प्रश्न नंबर 3, कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर बताइए। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर बताइए। उत्तर: कर्म कारक, संप्रदान कारक। कॉपी के पेज के 2 भाग किए। एक तरफ एक हिस्से में कर्म कारक और दूसरे में संप्रदान कारक। वे शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाते हैं। जैसे शेखर ने किताब खरीदी। वे शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाते हैं। जैसे शेखर ने किताब खरीदी। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की वे शब्द होते हैं जिनके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। जैसे अनमोल आशीष के लिए कपड़े लाया। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक वे शब्द होते हैं जिनके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। जैसे अनमोल आशीष के लिए कपड़े लाया। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अनमोल आशीष के लिए कपड़े लाया। अब प्रश्न नंबर आता है, नहीं, एक बार कर्म कारक फिर देख ले। कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक। करण कारक वे शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाते हैं। जैसे शेखर ने किताब खरीदी। संप्रदान कारक वे शब्द होते हैं जिनके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। जैसे अनमोल आशीष के लिए कपड़े लाया। अब प्रश्न नंबर 4, करण कारक व अपादान कारक में अंतर बताइए। करण कारक, दूसरी तरफ अपादान कारक। कॉपी के पेज के 2 भाग करने हैं। एक तरफ करण कारक और दूसरी तरफ अपादान कारक लिखना है। अब करण कारक में वे शब्द जो उस साधन को व्यक्त करते हैं जिस साधन की सहायता से कर्ता कार्य करता है, करण कारक कहलाते हैं। वे शब्द जो उस साधन को व्यक्त करते हैं जिस साधन की सहायता से कर्ता कार्य करता है, करण कारक कहलाते हैं। जैसे लड़के ने पेन से पत्र लिखा आदि। लड़के ने पेन से पत्र लिखा आदि। करण क्या हुआ? पेन से, पेन के द्वारा लिखा, तो ये हुआ हमारा करण कारक। अपादान कारक वे शब्द होते हैं जिनसे किसी अन्य वस्तु का बोध का शब्द से
अलग होना, तुलना करना, जैसे लड़का छत से गिर गया, आशीष अमन से छोटा है आदि। क्या हुआ अपादान कारक? अपादान कारक वे शब्द होते हैं जिनसे किसी अन्य वस्तु का शब्द से अलग होना, तुलना करना, जैसे लड़का छत से गिर गया, आशीष अमन से छोटा है आदि। प्रश्न नंबर 5, कारक का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर यानी प्रश्न है कारक का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में है संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है कारक कहलाता है। कारक चिन्हों के कारण वाक्यों का स्वरूप अलग अलग होता है। अब प्रश्न नंबर 6, लिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6 है, लिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लिंग शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। लिंग क्या होता है? वे शब्द जो हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, लड़की आदि। लिंग के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 7, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, अध्यापक, घोड़ा, बेटा आदि। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो हमें किसी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माँ, गाय आदि। अब चलते हैं, आते हैं प्रश्न नंबर 8, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे चूहा, बंदर, मोर, चाचा आदि। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे माता, चाची, मोरनी आदि। तो क्या हुआ? पुल्लिंग जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग, और जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 9, प्राणीवाचक व अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? प्राणीवाचक व अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? यानी कैसे पता चलता है कि ये स्त्री है, पुरुष है? ठीक है। उत्तर, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण उनकी जाति के आधार पर किया जाता है। काहे के आधार पर? उनकी जाति के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण उनकी जाति के आधार पर किया जाता है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के आधार पर। यानी वे पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो उसके आधार पर उनका लिंग निर्धारण करते हैं। और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय व्यवहार, शब्द, कोश, माता पिता, गुरु तथा परंपरा आदि का सहारा लेकर किया जाता है। यानी प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना बहुत आसान है और अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना थोड़ा कठिन है। तो अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय व्यवहार, शब्दकोश, माता पिता, गुरु तथा परंपरा आदि का सहारा लेकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, वचन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वचन शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वह एक के लिए है अथवा एक से अधिक के लिए है, वचन कहलाता है। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े आदि। क्या है वचन? जिससे हमें किसी की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें वचन कहते हैं।
ठीक है, जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े आदि। प्रश्न नंबर 11, एक वचन व बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एक वचन व बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एक वचन, वे संज्ञा शब्द जिनसे एक वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है एक वचन कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है तो एक वचन कहलाते हैं, जैसे भाई, बच्चा, लड़का आदि। बहुवचन, वे संज्ञा शब्द जिनसे एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध होता है बहुवचन कहलाते हैं, जैसे लड़के, बच्चे, कुत्ते आदि। यानी एक वचन एक वस्तु का बोध कराते हैं, बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराते हैं। प्रश्न नंबर 12, वचन की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया द्वारा की जा सकती है। वचन की जो पहचान होती है वो संज्ञा शब्दों द्वारा, सर्वनाम शब्दों द्वारा और क्रिया शब्दों द्वारा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 13, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है? उत्तर, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर, सम्मान प्रकट करने के लिए तथा बड़प्पन दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का जो प्रयोग करते हैं वो तो किसी को आदर या सम्मान देना हो, बड़प्पन दिखाना हो तब किया जाता है। जैसे बड़े हैं उनको हम तू नहीं बोल सकते, आप कहेंगे या तुम कहेंगे, तो ये काहे के लिए है? सम्मान प्रकट करने के लिए, बड़प्पन देने के लिए। नंबर प्रश्न 14, लास्ट प्रश्न, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में परिवर्तित करके, जैसे आकारांत, अकारांत, आकारांत, उकारांत, ईकारांत। ये क्या होते हैं? कहाँ से पता चलता है कि ये आकारांत है या एकारांत है या ईकारांत है या उकारांत है? ये जो हम शब्द बोलते हैं जी, शब्द के अंत का, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण को देखिए वो काहे की आवाज़ दे रहा है। जैसे यहाँ गधा, धै आ, तो काहे की आवाज़ दे रहा? आ की, तो ये होगा आकारांत। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है एक वचन बहुवचन। जैसे गधा, गधे, गधा आ आकारांत हो गया तो गधे ए एकारांत हो गया। बेटा आकारांत हो गया, बेटे ए एकारांत। इकारांत या इकारांत को इया में परिवर्तित करके, इकारांत बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित करना है, इया में, बड़ी या छोटी ई को इया में परिवर्तित करना है। अब मैंने बता दिया कि ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत कहाँ से आते हैं, कैसे पता चलता है, बता दिया बच्चों। ये शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं वो आवाज़ कैसे निकाल रहा है, तो उसी के आधार पर ये आकारांत, इकारांत, उकारांत आते हैं। इकारांत या ईकारांत को इया में परिवर्तित करके, डाली, डालियाँ, जाति, जातियाँ। मात्रा चेंज हो जाती है, बड़ी की है तो छोटी की लग जाती है, तो यहाँ पे है डाली, डाली, ई बड़ी ई, जाति बड़ी ई, डालियाँ, ईया, जातियाँ, ईया। इसके बाद आता है उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, क्या कहा? वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया सारा। इसका मैंने अभ्यास कार्य, बुक वर्क यानी पढ़ा दिया और आज इसके प्रश्न उत्तर भी करा दिए। तो इस कार्य को आप अपनी नोटबुक में स्वच्छ लिखेंगे और याद भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।